हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी मुताबिक स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। जो टेस्ट होगा वो वीकली मॉक टेस्ट लिया जाएगा, 50 क्वेश्चंस का रहेगा ताकि आप जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन का पैटर्न है वो समझ सके, प्लस आपका बेटर प्रैक्टिस हो सके और जो आपने पढ़ा है वो अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर सके। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है आप उसको कैटर करवा सकते हैं और अगर रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो वो भी दे दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो कि है 6002417488। तो पहला जो आज का आर्टिकल है वो है अबाउट ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है वो हम समझेंगे और ट्रिब्यूनल को लेके सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या डिस्कॉर्ड देखने को मिला है हाल ही में, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी पहले हम इसका थोड़ा बहुत जो की टर्मिनोलॉजीज है वो देख लेते हैं। जो ट्रिब्यूनल्स होती है ना वो आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। माने क्वासी का मतलब क्या होता है, जुडिशियल, लाइक जुडिशरी, नॉट फुल्ली जुडिशियल बॉडी। तो इसमें जुडिशरी प्लस आपके जो स्पेशल मेंबर होते हैं वो रहते हैं और इनका जो मकसद है वो क्या है, स्पीडी एंड स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देना। एक तो स्पीडी और स्पेशलाइज का मतलब क्या हो गया, जो स्पेशल एरियाज है जैसे कि कॉरपोरेट लॉज है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, तो वो हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है उसमें आपका क्या हो प्रॉब्लम होता है कि इस तरीके के जो डिस्प्यूट है वो अगर कोर्ट में जाते हैं हमारे इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम में या फिर ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम में, तो इससे क्या होता है, कोर्ट की जो पेंडेंसी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है वो बढ़ती है। दूसरा नंबर क्या है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉ है, तो जब क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है तो इसमें जुडिशियल मेंबर्स प्लस स्पेशलाइज मेंबर रहते हैं जो कि बेटर जजमेंट दे सकते हैं या फिर चीज़ों को बेटर समझ सकते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या आया ये आपके क्वासी जुडिशियल बॉडी अर्थात ट्रिब्यूनल को लेके, तो एक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021 में पास किया गया था और इस एक्ट में ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हुआ एक्ट था जिसने क्या किया, आपका जो टेन्योर है, जो जज रहेंगे या फिर जो मेंबर रहेंगे आपके ट्रिब्यूनल पे, जैसे आपके कोई भी कॉरपोरेट ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई डिफरेंट अदर पर्पस के लिए ट्रिब्यूनल हो, तो उसमें जो जज होंगे उनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा, प्लस मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट रहेगी वो 50 ईयर्स की रहेगी। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको रिवोक कर दिया। इसको रिवोक कर दिया चैलेंज करने के बाद। फिर क्या हुआ आपका, इसको फिर से री एनेक्ट किया गया था प्रोविजंस दैट द एससी हैड प्रीवियसली स्टक डाउन फ्रॉम एन ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस के जरिए ये पास किया गया था, तो उसको क्या कर दिया गया, बाय सुप्रीम कोर्ट रिवोक कर दिया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या तर्क रहा इसमें, पहला तर्क तो ये है कि जो आपकी सेपरेशन होनी चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में वो नहीं है। दूसरा तर्क ये है कि आपके जो 50 इयर्स का एज क्राइटेरिया बांध दिया है उसके वजह से क्या है, आपके जो 50 इयर्स के नीचे के जो यूथ है, आप समझ लीजिए कोई 35 का है, 30 का है, जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज है कॉरपोरेट लॉ का हो या फिर आपके डिफरेंट अदर जो फील्ड है टैक्स का हो, तो उसमें अभी क्या है 50 के नीचे के जो आपके टैलेंटेड पर्सन्स है वो नहीं आ पाएंगे। और जो टेन्योर है 5 साल से घटा के 4 साल कर दिया गया, मतलब एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा इसमें होल्ड दे दिया गया। और एग्जीक्यूटिव अगर जुडिशरी के ऊपर, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ज़्यादा आपका इसको कंट्रोल करेगी तो उससे क्या होगा, जो अभी क्या होता है डिफरेंट केसेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रहते हैं, तो गवर्नमेंट के फेवर में केसेस जाने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है, मतलब जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है वो अंडरमाइन होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जब आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब क्या किया जाता है, इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जब आर्टिकल 123 के तहत कोई लॉ को पास करते हैं, जो लॉ 6 मंथ के लिए रहता है क्योंकि 6 मंथ के अंदर जब पार्लियामेंट फिर से सिटिंग होगा तो उसमें उसको पास करवाना होगा।
और ये जो आपका ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 है, इसको प्रोमोलगेट किया गया था जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या करना चाह रही थी, पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए ऐसे एक एक्ट को लाने की कोशिश कर रही थी, जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या होती है? जो ट्रिब्यूनल है वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो क्वासी मतलब क्या? फुल्ली नहीं होना, फुल्ली जुडिशियल बॉडी नहीं होना, जुडिशियल लाइक होना। सेपरेशन ऑफ पावर, तो अभी ये जो ट्रिब्यूनल का जो भी आपका रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई थी, स्पेशली जो आपके जिनको अपॉइंटमेंट देना था कि 50 ईयर्स और 4 ईयर का टेन्योर, तो वो उसमें एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा गया था। और सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री इन्फ्लुएंस से दूर रहना चाहिए, तभी देश में जस्टिस आ सकता है। और वही चीज को हम क्या कहते हैं? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो पास्ट में आपके जो जजमेंट आया था, डिफरेंट जजमेंट प्रिंसिपल जो, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में रोजर मैथ्यू केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दर्शाई थी कि जो सेंटर है वो इस तरीके के रूल्स को लाके या फिर पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करके जुडिशरी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकती। अगर इन्फ्लुएंस डालती है तो इससे क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वायलेट होता है। तो यही इसमें जो है पूरा मुद्दा है। तो अभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी ट्रिब्यूनल्स क्या है या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्या है। तो ध्यान रखिएगा उन सभी चीज़ों का। और उसके अंदर भी क्वासी जुडिशियल बॉडी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना, 2010 में बना, कौन से एक्ट के तहत बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती है। तो अभी कोर ऑफ द डिस्प्यूट मैंने ऑलरेडी बताया, टेन्योर को लेके है 4 साल और मिनिमम एज 50 ईयर्स को लेके है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है कि ये इसको अपोज किया है कि एग्जीक्यूटिव ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। और पिटिशनर का जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब गवर्नमेंट साइड का जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि 4 ईयर का जो टेन्योर है ये आपका सिक्योर है और इसमें आपकी जो सफिशिएंट 50 ईयर्स का जो एज है उसमें सफिशिएंट एक्सपीरियंस रहता है और 4 ईयर टर्म एडिक्वेट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि वो जुडिशरी को डोमिनेट करे। गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्योर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। तो ये हो गया इस आर्टिकल का पूरा सब्सटेंस। देन अगर इसमें देखें तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, ये जो भी मुद्दा आया है, तो 2017 में द फाइनेंस एक्ट जो है वो एम्पावर करता किया, एक्ट ने एम्पावर किया सेंटर को टू फ्रेम रूल्स फॉर ट्रिब्यूनल्स। फिर 2019 में रॉजर मैथ्यू केस आया, इसने स्ट्राइक डाउन किया पास्ट के जो रूलिंग्स है कि ये जुडिशरी को अंडरमाइन कर रहा है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहा है। फिर से सेंटर ने नोटिफाई किया न्यू रूल्स को, फिर से उसको चैलेंज किया गया, फिर 2021 में ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर उसको चैलेंज किया गया इन 2021। करंट में अगर देखें द 21 एक्ट इज नाउ बीइंग चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, तो इसके डिफरेंट मुद्दों को लेके इसको चैलेंज किया गया है, तो देखा जाना है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी रहेगा, ध्यान रखिएगा कि आपका सेपरेशन ऑफ पावर को लेके, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके और एक जो टशल है उसको लेके क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें हम इन चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं। तो एससी का व्यू फिर सेंटर का व्यू हमने ऑलरेडी देखा है। प्लस इसमें और एक ध्यान रखिएगा कि जो आपकी डिफरेंट जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें एक ग्रीम सिचुएशन ये है कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT, स्पेशली जो आपके कंपनी रिलेटेड जो नॉर्म्स है उसको देखने के लिए 32 सैंक्शन पोस्ट है और उसमें से वैकेंसी कितनी है, 24 वैकेंसीज है। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में 34 वैकेंसीज है सैंक्शनड और वैकेंट कितनी है, 34 ही वैकेंट है, मतलब एक भी जज नहीं है उसमें। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 63 आपके टोटल पोस्ट सैंक्शनड है, सिर्फ 18 जो है आपके फील्ड है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में 16 जज सिर्फ अपॉइंटेड है, 4 की कमी है। तो इसीलिए एक चीज देखा गया है कि जिस ट्रिब्यूनल को बनाया गया था कि केस की पेंडेंसी को कम किया जाए, वो ट्रिब्यूनल ही खुद डिफंक्ट है बिकॉज ऑफ द टशल बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए
एग्जीक्यूटिव को जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव रूल्स को फ्रेम कर रही है वो जुडिशरी के साथ एक कंसर्न रखते हुए एक डिस्कशन के तहत ही जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाए, तभी क्या है हमारे देश में जो जस्टिस है उसको सर्व किया जा सकता है बाय दिस स्पेशल बॉडीज कॉल्ड ट्रिब्यूनल्स। तो इसी चीज़ को एग्जाम में 150 वर्ड में पूछेगा और 150 वर्ड के हिसाब से मैंने चीज़ें आपको काफ़ी बारीकी से समझा दी है। वे फॉरवर्ड में हम क्या देख सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हम कमिटी बना सकते हैं। इसमें यह सजेशन दिया गया है कि एस्टैब्लिश अ नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स जो डोमिनेटेड रहेगा बाय जुडिशरी नॉट बाय एग्जीक्यूटिव, सो दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैन बी मेंटेन। टेन्योर जो है और एज जो है उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। जैसे अभी हाई कोर्ट में क्या है 35-40 एज में जज बन जाते हैं, तो क्यों ना हम जो जजशिप है इन ट्रिब्यूनल उसको भी हम एक यंग एज तक यंग एज के जो कैंडिडेट है उसको उनको भी इसमें अलाउ किया जाए बाय ब्रिंगिंग रिफॉर्म, और जो आपका टेन्योर है उसको 5 to 7 ईयर्स किया जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन भी किया जा सकता है ताकि ट्रिब्यूनल्स को और रोबस्ट बनाया जा सके, लाइक एडॉप्टिंग ई कोर्ट, AI फॉर केस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एक यूनिफॉर्म रूल्स लाना ज़रूरी है डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स के लिए, क्योंकि हमारे देश के जो ट्रिब्यूनल्स है डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स क्या होती है डिफरेंट एक्ट के तहत फंक्शन करती है। तो एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड एटलीस्ट जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको बनाना ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्ड करना ज़रूरी है, स्पेशली जो ट्रिब्यूनल्स है। तो अभी ट्रिब्यूनल्स के बिल्डिंग्स ही नहीं होते हैं या फिर परमानेंट आपकी जो लॉजिस्टिक्स है वो नहीं होती है, तो उनको बनाना ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इज़ रिक्वायर्ड। लेजिस्लेटिव रेस्पेक्ट से अगर देखें तो जिस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उसको उसमें गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को रीथिंक करना चाहिए ताकि एक हार्मोनी मेंटेन की जा सके। फिर मॉनिटरिंग में हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर ऑडिट किया जा सकता है ताकि हम जो वैकेंसीज है उसको फिल कर सके प्रॉम्प्टली। ओके, आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो हाल ही में जो आपकी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, काफ़ी दुर्भाग्यजनक है कि फिर से हमारे देश में आपके टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो देखी गई। तो हाल ही में जो आपका पहलगाम टेरर अटैक था काफ़ी ब्रूटल था, उसके बाद आप देख सकते हैं रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट था। तो ये आर्टिकल क्या है, टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म के बारे में, इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, टेररिज्म क्यों फैलता है, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल जाएगा। तो रेड फोर्ट ब्लास्ट रिमाइंड्स अस दैट वार अगेंस्ट टेरर विल नेवर एंड। तो जो वार है अगेंस्ट टेररिज्म वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो उसकी क्या रीज़न बताई गई है, क्या चीज़ें हैं, वो हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं। तो जो टेररिज्म है इज़ अ परपेचुअल वार ऑफ आइडियाज़। तो जो टेररिज्म फैलता है ना, तो उसमें क्या है, आपकी जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लोग होते हैं वो टेरर जैसे जो आपके इंसिडेंट्स है उसको अंजाम देते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम सिर्फ आपके जो चंद टेररिस्ट को अगर मारेंगे तो उससे क्या है, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। टेररिज्म खत्म करने के लिए जो टेररिज्म के लिए जो आइडियाज़ आ रही है उन आइडियाज़ के ऊपर उनके अगेंस्ट वर्क करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। टेररिज्म इसीलिए फ्लॉरिश कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब जस्ट बिकॉज की जो आइडियाज़ है, जो एक्सट्रीम आइडियाज़ है, इस आइडियाज़ के द्वारा जो प्रेरित है वो मारने के लिए और मरने के लिए नहीं डरते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनको टेकल करने के लिए काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसीलिए क्या है, जो वार है वो परपेचुअल रह जाता है। जैसे आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, तो ये फंडामेंटल बैटल है कि आइडियाज़, आइडियोलॉजीज से लड़ना है। जो टैक्टिक्स है, जो साइबर नेटवर्क्स है, उससे लड़ना है रादर देन जस्ट फिजिकल फाइट। जो फिजिकल फाइट से हम 2-4 टेररिस्ट को मार गिरा सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ है उसको ड्राई डाउन करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या है, जो टेररिज्म के अगेंस्ट जो हमारा बैटल है ये आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल होने वाला है अगेंस्ट दिस। तो इसीलिए हमारे नेशन को क्या है, काफ़ी स्ट्रांग बनना है, पूरे वर्ल्ड को स्पेशली टेररिज्म के अगेंस्ट जो है आपकी जो आइडियोलॉजीज है इनसे फाइट करना है, निपटना है। फिर हम देख सकते हैं कि जो आपका स्टेट स्पॉन्सरिज्म देखा जाता है, तो अभी का जो ब्लास्ट है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन पास्ट के कई सारी जो टेररिस्ट अटैक है उसमें हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट जो स्पॉन्सरशिप है वो देखा है।
लाइक पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर किया जाना, पाकिस्तान को बैक किया जाना बाय पाकिस्तान फ्रेंडली नेशंस, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है तो इससे क्या है, टेररिस्ट को और ज़्यादा उनको हिम्मत मिलता है। जैसे आपके फाइनेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, ट्रेनिंग हो, ये काफ़ी जो स्टेट है, जो डीप स्टेट है लाइक पाकिस्तान, वो मदद करती है। प्लस इनको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या है, आपकी सुविधा भी मिल जाती है, जिससे वो टेररिज्म को फैला सकता है, जैसे नारकोटिक्स ट्रेड करना, साइबर प्रोपागेंडा फैलाना, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। तो टेररिज्म का मेन मकसद क्या है अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया को इंस्टेबल बनाए रखना, और इसमें जो पाकिस्तान है उसकी जो एजेंसी है आईएसआई, इनका काफ़ी हाथ रहता है। इंडियाज टू फ्रंट टेरर चैलेंज, तो हमारा टू फ्रंट टेरर चैलेंज अभी क्या है, फ्रंट वन में हम एक्सटर्नल टेरर को देख सकते हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान। और दूसरा फ्रंट अगर देखें इंटरनल है, जो होम ग्रोन जो रेडिकल एलिमेंट्स है, लाइक लोन वुल्फ अटैकर्स जो होते हैं। तो अभी इस दोनों ही चैलेंज से हमें क्या करना है, डिफरेंट तरीके से निपटना है। नेक्स्ट है, अ होल ऑफ नेशन रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, तो पूरा जो देश का रेस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो एक आपका सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी है, गवर्नमेंट जो है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं लड़ सकती है, इसके लिए सोसाइटी को भी अगेंस्ट टेररिज्म लड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और टेररिज्म फैलने के जो रीज़न है उसके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है। सोशल हार्मोनी जो है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, रिलीजियस जो हार्मोनी है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, जो मल्टी डायमेंशनल रेस्पॉन्स है वो दिखाना ज़रूरी है। इसमें हम टेक्नोलॉजी को फ्यूज़न ले सकते हैं ताकि हम बेटर टेक्नोलॉजी से बेटर ट्रैकिंग कर सकें, जो प्रोपागेंडा है, फेक मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको हटा सके। डिप्लोमेसी को भी लेना है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने डिप्लोमेटिक मेजर्स लिए थे अक्रॉस द वर्ल्ड, एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इन फेवर ऑफ इंडिया एंड नेगेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान। और इसमें क्या है, डिप्लोमेसी प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय करना है प्रिडिक्टिव एनालिटिकल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड डेटाबेस, एआई असिस्टेड थ्रेट मैपिंग एसेट्रा। ह्यूमन फैक्टर्स अगर देखें तो एम्फोसाइज करना है, टेक्नोलॉजी अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसलिए सिटीजन का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी क्रिटिकल। और विजिलेंट कम्यूटर्स होने काफ़ी ज़रूरी है, शॉपकीपर, नेबर, इन सभी को हम ऑन बोर्ड ले सकते हैं इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और डिप्लोमेसी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। नेक्स्ट इसमें हिस्टोरिकल रूट अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी हम क्या है, आपकी जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो हम देख सकते हैं। और टेरर रिलेटेड ध्यान रखिएगा, अभी टेररिज्म में भी क्या होता है, रेवोल्यूशनरी जो टेररिज्म होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो किसी को मारने का उद्देश्य नहीं होता है, किसी आपके इनोसेंट सिविलियंस को मारने का उद्देश्य नहीं होता है, ये आपके सिस्टम के खिलाफ फाइट होती है। लेकिन आज के समय पे जो हम टेररिज्म देख रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ तो छोड़िए, वो इंसान के खिलाफ, आपके जो इनोसेंट सिविलियन है उसके खिलाफ जाती है। तो उस टेररिज्म को हमें ख़त्म करना है। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ है जैसे पास्ट में देखे गए थे, तो वो जो टेररिज्म था उसका जो गोल था वो काफ़ी सही था। नेक्स्ट 1947 फेज के बाद देखें तो नागा इंसर्जेंसी, नक्सलाइट मूवमेंट हम देख सकते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट देख सकते हैं इन पंजाब, उसके अगेंस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार देख सकते हैं। फिर कश्मीर इंसर्जेंसी 1989 के बाद हम देख सकते हैं जो काफ़ी हद तक पाकिस्तान बैक्ड है, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है जिनको स्टेट का सपोर्ट भी रहता है, जिन्होंने जैसे 1993 में मुंबई ब्लास्ट करवाया। अर्बन एंड क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशन भी हम देख सकते हैं। तो 2001 में पार्लियामेंट्री अटैक बाय जैश ए मोहम्मद, फिर 2008 में मुंबई अटैक। तो ये काफ़ी आपकी डेडली टेरर अटैक थी जिसने हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 2010 में रेड फोर्ट का ब्लास्ट अगर देखें, और पोस्ट 2010 का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो उसमें 2016 में पठानकोट में अटैक किया गया था, 2019 में पुलवामा में जिसके अगेंस्ट हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। और रिसेंट ट्रेंड अगर देखें तो आर्टिकल 370 के एबॉलिशन के बाद जो आपकी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी है वो आपकी बढ़ रही है।
फिर चैलेंजेस अगर देखें क्या है रिलेटेड टू दिस इशू, तो इंटेलिजेंस एंड सर्विलियंस में गैप देखा जाता है। बॉर्डर मैनेजमेंट में आपकी पोरस बॉर्डर है तो इसे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता है। ड्रोन का इंकर्शन देखा जाता है। रेडिकलाइजेशन काफ़ी देखी जाती है, स्पेशली जम्मू कश्मीर के यूथ हो या फिर आजकल ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन भी देख सकते हैं। फंडिंग भी की जाती है थ्रू हवाला चैनल, थ्रू ऑनलाइन मेथड्स। अर्बन वल्नरेबिलिटीज हम देख सकते हैं, तो क्राउडेड मेट्रोज लाइक दिल्ली फेस एसिमेट्रिक थ्रेट। तो ऐसे जगहों में क्या है, दिल्ली जैसे जो आपके काफ़ी जिसमें डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जगह काफ़ी वल्नरेबल रहती है। फिर आपका जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सरशिप हम देख सकते हैं, कपल्ड विद चाइना सपोर्ट। रिसोर्स का भी एक कंस्ट्रेंट देखा जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ओवरबर्डेंड हो गई है। साइबर थ्रेट आता है, साइबर वारफेयर का डर है, साइबर टेररिज्म का डर है, और एक साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्पैक्ट भी देखा जाता है, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इकोनॉमिक लॉस। तो ये सभी चीज़ों को भी हमें दूर करना ज़रूरी है। एमर्जिंग जो थ्रेट है, एआई ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन, बायो टेररिज्म पोटेंशियल, इनको टेकल करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ओके, सो बाकी जो की टर्मिनोलॉजीज है, वार अगेंस्ट टेरर, ये सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ओके, इसके जो डायमेंशंस है, तो सोशल डायमेंशंस अगर देखें तो टेररिज्म कम्युनल हार्मोनी को इरोड करती है, रेडिकलाइज करती है यूथ को, डिस्प्लेस करती है कम्युनिटीज़ को। पॉलिटिकली देखिए तो आपके एक्सप्लॉइटेड किया जाता है लोगों को फॉर पोलराइजेशन, चैलेंज किया जाता है फेडरलिज्म को। लीगली देखें तो यूएपीए, एनएसए जैसे एक्ट है जिससे आपके टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एथिकली देखें तो आपका एक ज़रूरी ये है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वर्सेस कोलैटरल जो डैमेज है, तो इसमें हमें जो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई इनोसेंट जो सिविलियंस है उनका डेथ ना हो। इंटरनेशनली देखें तो जो आपके डिफरेंट हमारे इंटरनेशनल जैसे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है या फिर यूएन है, इनके मदद से यूएनएससी में या फिर यूएन में रेजोल्यूशंस पास करानी ज़रूरी है अगेंस्ट टेररिज्म। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो टूरिज़्म है उसको डिसरप्ट करता है टेररिज्म, तो इसको आपका ये एक नेगेटिव है, इम्पैक्ट है, तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना ज़रूरी है। आपके एक तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, फिर आपका सोशल डेवलपमेंट करना है, ताकि जो यूथ है उनको रेडिकलाइज ना किया जा सके। वे फॉरवर्ड में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूज्ड इंटेलिजेंस पे हम पैसे खर्च कर सकते हैं। टारगेट दी इकोसिस्टम, नॉट जस्ट अ टेररिस्ट, तो जो इकोसिस्टम है उसको खराब करना है, जो आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट काउंटर आइडियोलॉजी लानी ज़रूरी है, और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी लाना ज़रूरी है वर्ल्ड वाइड, ताकि हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। स्ट्रेंथन करना है अर्बन प्रिपेयर्डनेस को, कि आपके जो सॉफ्ट टारगेट है जैसे मेट्रोज हो, मॉल्स हो, स्कूल्स हो, इनको प्रोटेक्शन देनी ज़रूरी है। अफोल्ड करना है पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट को, कि जो आपकी इस तरीके से जो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है या फिर कम्युनल पोलराइजेशन होता है, उनको दूर करना ज़रूरी है। बाकी ध्यान रखिएगा डिफरेंट और भी टॉपिक इसमें है 8-10, तो उसको हमने ठीक अभी जिस तरीके से समझाया वैसे ही चीज़ों को बनाई गई है। मेन आर्ग्यूमेंट दिया गया है, फिर इसका हिस्ट्री बताया गया है, चैलेंज क्या है इशू को लेके, की टर्म्स क्या है जिसको एक्सप्लेन किया गया है, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस दिखाया गया है, डायमेंशंस क्या है इसके वो आपको समझने जरूरी है ताकि आप डिफरेंट डायमेंशन से समझ सकें। एनसीईआरटी अगर खुद से पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, फिर सिलेबस का कौन कौन से पार्ट से लिंक होता है, देन इसका वे फॉरवर्ड क्या है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।